दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं आपको बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि दोस्तों क्वेश्चन सीरीज चल ही रहा है हमारा DSSB स्पेशल एजुकेशन सेक्शन बी की तैयारी चल रही है। दोस्तों देखिए, अब तक हम 240 प्रश्नों पर बात कर चुके हैं और आज भी हम 20 प्रश्नों पर बात करेंगे। और आज का हमारा क्वेश्चन सीरीज रहेगा 241 से लेके 260 तक, यानी कि 241 से लेके 260 तक, यानी कि पूरे 20 क्वेश्चन या 20 प्रश्नों पर बात करने वाले। ठीक है, आज का क्लास देखिए दोस्तों, आज के जो 20 प्रश्न है ना, आपको ऐसे देख लीजिए, एक तो अलग अलग प्रकार की डिसेबिलिटी से संबंधित है और बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो आप दोस्तों एक कॉपी और पेन ले लीजिए ताकि हर एक सबको नोट करते रहिए। अगर समझ में ना आए दोबारा से रिवर्स करके आप वीडियो देखिए। देखिए दोस्तों, 20 प्रश्नों में आपको आज कम से कम 3 से 4 डिसेबिलिटी के बारे में डिटेल में देखने को मिलेगा। ठीक है, बाकी का तो आप देखिए, लेक्चर क्लास भी आप देखते रहिए। और स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन सीरीज। सबसे पहले देखिए 241, वह विकार जो रक्त के तक के क्लॉटिंग फैक्टर प्रोटीन की कमी से होता है। तक के कारक, रक्त के तक के, ठीक है। अब ये तक के क्या है, तक के कारक है यहाँ पर, ठीक है, कारक जिसे क्लाउटिंग फैक्टर कहते हैं। और क्लाउटिंग फैक्टर दोस्तों देखिए 13 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं ये? 13 प्रकार के होते हैं, ठीक है, जिसमें अपना, और ये क्लाउटिंग फैक्टर जिसे बोला गया है। तक के कारक क्या है? तक के कारक दोस्तों बहुत सारे प्रोटीन हैं जो हमारे शरीर में रक्तस्राव पर नियंत्रण करते हैं, यानी कि ब्लीडिंग पर क्या कंट्रोल करते हैं, ब्लीडिंग को रोकते हैं, होल्ड करते हैं, क्लोज करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब कह रहे हैं कि वह विकार जिसमें रक्त कारक यानी कि प्रोटीन की कमी से होता है। कौन सा रोग होता है जिसमें रक्त के तक के कारक प्रोटीन की कमी यानी कि क्लाउटिंग फैक्टर प्रोटीन की कमी से होता है? वो होता है हीमोफीलिया। नोट कीजिए इसको, हीमोफीलिया। एक चीज और, हीमोफीलिया देखिए दोस्तों, हीमोफीलिया एक ऐसा विकार है जिसमें क्या है, व्यक्ति के रक्तस्राव पर नियंत्रण नहीं रहता, क्योंकि उसके जो अंदर प्रोटीन है उन प्रोटीन्स में कमी आ जाती है। वह कमी क्लाउटिंग फैक्टर जो 13 प्रकार के हमारे प्रोटीन है, तक के कारक हैं, उनमें किसी भी एक तक के कारक की कमी से होने वाली स्थिति में शरीर में रक्तस्राव होता ही रहता है। जैसे अगर हम बात करें किसी भी एक्सीडेंट से या किसी भी कारण बस क्या है, चाहे शरीर के आंतरिक रूप में हो चाहे शरीर के बाह्य रूप में हो, ठीक है, चोट लग जाती है तो उसमें क्या होता है, ब्लड थिक नहीं हो पाता है, यानी कि हमारा जो रक्त है जम नहीं पाता है। जैसे कि हमें चोट कहीं लग जाती है तो चोट लगने के बाद क्या होता है दोस्तों, धीरे धीरे वह रक्त बहना बंद हो जाता है और वह बंद हो, जो जगह भी जहाँ चोट लगती है वहां खून हमें जमा हुआ लगता है, जो रक्त होता है वह जम जाता है। तो जो जमने का कार्य करता है वह क्लाउटिंग फैक्टर करते हैं, यानी कि रक्त के तक के कारक उस रक्त को जमाने का कार्य करते हैं। अगर इसमें किसी प्रकार की कमी आ जाती है तो रक्त हमेशा असामान्य स्थिति में बहता रहता है। तो उसी स्थिति को या उसी प्रोटीन की कमी को क्या कहा गया है, हीमोफीलिया कहा गया है। और इसके 3 प्रकार है, हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी, हीमोफीलिया सी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दोस्तों 242, 21वें गुणसूत्र से होने वाली असामान्यता क्या कहलाती है? तो वह कहलाती है दोस्तों डाउन सिंड्रोम। पहले तो लिख लीजिए इसको, डाउन सिंड्रोम। ठीक है, अब देखिए दोस्तों डाउन सिंड्रोम जो कि क्या है, 21वें गुणसूत्र की असामान्यता के कारण होता है। क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है कि 1 एक्स्ट्रा क्रोमोसोम से होने वाली असामान्य स्थिति। तो 1 एक्स्ट्रा क्रोमोसोम से होने वाली स्थिति क्या कहलाती है, डाउन सिंड्रोम कहलाती है। और 21वें गुणसूत्र यानी कि जिसे ट्राइसोमी नाम से भी जाना जाता है, आप नोट कर लीजिए, 21वें गुणसूत्र को ट्राइसोमी कहते हैं, ये भी आप नोट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए 243, हीमोफीलिया एक का कारण क्या है? यानी कि जो मैंने आपको बताया हीमोफीलिया 3 प्रकार का है, इसके टाइप्स 3 है, हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी, हीमोफीलिया सी। तो हीमोफीलिया ए का कारण है दोस्तों तक के कारक, यानी कि हीमोफीलिया का कारण क्या है, तो तक के कारण प्रोटीन की कमी। ये देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं प्रोटीन की कमी, प्रोटीन की कमी तक के कारक
8 की कमी से होता है, ठीक है, 8 की कमी से। क्लाउटिंग फैक्टर नंबर 8 की कमी से हीमोफीलिया ए का कारण बनता है, हीमोफीलिया बी का कारण बनता है 9, ठीक है, बी का कारण, और हीमोफीलिया सी का कारण बनता है 11। नोट कर लीजिए, ये भी 3 प्रकार है, तीनों के कारण अलग अलग है, ठीक है, हीमोफीलिया के। उसके बाद देखिए 244, थायराइड ग्रंथि से संबंधित स्थिति क्या कहलाती है? थायराइड ग्रंथि से संबंधित स्थिति कहलाती है दोस्तों क्रेटिनिज्म, जिसे बौनापन कहा जाता है, ठीक है, क्रेटिनिज्म कहलाती है, जो थायराइड ग्रंथि से संबंधित है, ठीक है। दूसरा देखिए उसके बाद 245, पीपीएमएस का विस्तार क्या है? पीपीएमएस आपने अभी तक कहीं भी किसी भी जगह किसी भी क्वेश्चन पेपर में आपने ये नहीं सुना होगा, लेकिन अगर हम बात करें ये क्या है पीपीएमएस, अगर आपने अभी तक टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी में मल्टीपल स्क्लेरोसिस नहीं पढ़ा है, बहुविध ऊतक दीर्घन नहीं पढ़ा है, तो उसको डिटेल में देखिए। मैं आपको एक लेक्चर वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है, आपको उसका क्लास देख सकते हैं, आप प्लेलिस्ट में जाइए या फिर स्पेशल एजुकेशन SEH करके आप उसको सर्च कीजिए और डालिए मल्टीपल स्क्लेरोसिस इन हिंदी, आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है? पीपीएमएस मल्टीपल स्क्लेरोसिस का एक टाइप है जिसे शॉर्ट नाम दिया गया है पीपीएमएस, जिसका विस्तार है प्राइमरी प्रोग्रेसिव मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ठीक है, यानी कि प्राथमिक प्रगतिशील बहुविध ऊतक दीर्घन, प्राथमिक प्रगतिशील बहुविध ऊतक दीर्घन, हिंदी में भी लिख लीजिए प्राइमरी प्रगतिशील बहुविध ऊतक दीर्घन। हो सकता है हिंदी में आए इंग्लिश में ना आए, तो एक बार आप फिर भी देख लीजिए प्राइमरी प्रोग्रेसिव मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों नेक्स्ट 246, थैलेसीमिया के प्रकार कौन कौन से हैं? थैलेसीमिया के 2 प्रकार है दोस्तों, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है, आप एक बार याद कर लीजिए, क्या इसको रट लीजिए, मेजर और माइनर थैलेसीमिया और मेजर थैलेसीमिया, बस 2 प्रकार है, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों 247, शरीर की हीमोग्लोबिन निर्माण प्रक्रिया में गड़बड़ी, रक्त तीव्रता की स्थिति क्या कहलाती है? तो हीमोग्लोबिन निर्माण प्रक्रिया में गड़बड़ी, जिसमें कभी कभी क्या होता है हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है या नहीं हो पाता है, उत्पन्न में और हीमोग्लोबिन उत्पन्न की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी और रक्त तीव्रता की स्थिति कहलाती है थैलेसीमिया। इसको भी आप क्लास डिटेल में देखिए, इसका मैंने थैलेसीमिया का भी पूरा बहुत अच्छे से आपको समझा रखा है, आप इसमें प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में DSSB स्पेशल एजुकेशन करके जो प्लेलिस्ट बन रखी है उसमें आप देखिए डिटेल क्लास आपको मिल जाएगा, मल्टीपल स्क्लेरोसिस भी मिल जाएगा, हीमोफीलिया भी मिल जाएगा, थैलेसीमिया भी मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन इसका इस तरीके से भी बन सकता है, केवल आपका आ जाए रक्त तीव्रता की स्थिति या रक्त तीव्रता से होने वाला संबंधित रोग या संबंधित अक्षमता क्या कहलाती है? थैलेसीमिया कहलाती है। क्वेश्चन इस तरीके से भी बन सकता है, क्वेश्चन या तो यह भी बन सकता है शरीर की हीमोग्लोबिन निर्माण प्रक्रिया से संबंधित स्थिति क्या कहलाती है? रक्त तीव्रता कहलाती है, या केवल आपको केवल थैलेसीमिया लिखा हुआ मिलेगा क्वेश्चन में, थैलेसीमिया है या थैलेसीमिया से संबंधित या थैलेसीमिया किस स्थिति को वो करती है, किस स्थिति को दर्शाती है? तो थैलेसीमिया शरीर की हीमोग्लोबिन निर्माण प्रक्रिया गड़बड़ी रक्त तीव्रता को दर्शाती है। तो ये लाइन आप पूरी नोट कर लीजिए, ये लाइन बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। उसके बाद देखिए 248, श्रवण अक्षमता का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है? अब देखिए ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अब तक हमने श्रवण अक्षमता के जो टाइप्स पढ़े थे, वर्गीकरण या हम भाग भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों उसमें 3 प्रकार से पढ़े थे, यहाँ पर आपका वर्गीकरण पूछा है ना, प्रकार भी पूछ सकता है यहाँ पर, ठीक है, या कितने भागों में बांटा गया है, इस तरीके से भी आ सकता है क्वेश्चन। तो इसमें हमें 3 प्रकार से था, एक तो था हमारा उम्र के अनुसार, जिसमें हमने कंजेनाइटल एक्वायर्ड हियरिंग लॉस पढ़ा था, और दूसरा था गंभीरता के अनुसार,
ठीक है, और तीसरा था प्रकार के अनुसार। देखिए इसमें क्या है दोस्तों, उम्र के अनुसार में हमने क्या करा था, कॉन्जेनाइट हेयरिंग लॉस और एक्यूरेट हेयरिंग लॉस, ठीक है। और दूसरे में क्या था, गंभीरता, जिसमें हमने WHO के अनुसार मतलब हर अक्षमता का डीबी पर, हर स्तर की डीबी को जाना था, कितने डीबी पर, तो WHO के अनुसार स्तरों को जाना था, डीबी के स्तर को, स्तर को, ठीक है, जिसमें बताया गया था माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, किस कौन से स्तर पर किस प्रकार की श्रवण क्षमता है, ठीक है। उसके बाद हमने प्रकार के अनुसार हमने देखा था, एक में चलित श्रवण क्षति, ठीक है, चलित संवेदी श्रवण क्षति, और तीसरी थी हमारी मिश्रित। ये 3 प्रकार की हमने किया था। तो दोस्तों ये देखिए दोस्तों, 3 भागों में या 3 भागों में वर्गीकृत किया गया, या इसके 3 प्रकार है, ठीक है। अगर आपको इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए कि श्रवण क्षमता के 3 प्रकार, तो कौन कौन से, उम्र के अनुसार, गंभीरता के अनुसार और प्रकार के अनुसार। अगर आपसे ये पूछेंगे प्रकार के अनुसार कितने हैं, ठीक है, तो आप चलित, संवेदी, मिश्रित कर देंगे, ठीक है। गंभीरता के अनुसार माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, जो इसका स्तर बताया WHO ने उसको बता देंगे। उम्र के अनुसार तो कॉन्जेनाइटल और एक्यूरेट हेयरिंग लॉस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए 249, WHO के अनुसार गंभीर श्रवण अक्षमता का स्तर क्या है, तो जो इसमें बताया था वो स्तर है दोस्तों 71 से 90 dB पर, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट देखिए 250, वह स्थिति क्या कहलाती है जो अंगों के सूचना प्रवाह को रोकती है, तो दोस्तों वह स्थिति है मल्टीपल स्क्लेरोसिस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ठीक है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ठीक है दोस्तों। तो इसमें क्या है, अंगों के सूचना प्रवाह को रोकती है, यानी कि मस्तिष्क में जो हमारा मस्तिष्क है वह हमें मांसपेशियों में या हमारे अंगों को जो सूचना देता है उस सूचना प्रवाह को रोकती है, तो वह स्थिति मल्टीपल स्क्लेरोसिस कहलाती है। दूसरा प्रश्न देखिए 251, जिसमें प्रतिरक्षा प्रणाली, नसों के सुरक्षात्मक कवच और CNS प्रभावित होता है, वह विकार क्या है, वह विकार भी मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, सेम, ठीक है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। अब क्वेश्चन देखिए, आप अगर आपको आ जाए ना कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्या है, तो ये भी आ सकता है आपको, मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक ऐसी स्थिति है जिसमें प्रतिरक्षा प्रणाली, नसों के सुरक्षात्मक कवच और CNS को प्रभावित करती है, वह स्थिति मल्टीपल स्क्लेरोसिस कहलाती है। नोट कर लीजिए, लिख लीजिए आप एक एक लाइन को, एक एक शब्द को, आपको अभी क्लियर हो रहा है कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्या है, ठीक है। देखो मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक ऐसी स्थिति है जिसमें प्रतिरक्षा प्रणाली, नसों के सुरक्षात्मक कवच और CNS यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रभावित करती है, जिसके कारण अंगों के सूचना प्रवाह को रोकती है, यानी कि प्रभावित करती है और अंगों के सूचना प्रवाह को रोकती है, वह स्थिति क्या है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है। किसी भी प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ भी क्या आ जाएगा, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, MS, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट देखिए दोस्तों 252, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से संबंधित रोग जिसे दिव्यांगता के रूप में स्वीकार किया गया है। अब यहाँ पूछा है आपसे, देखिए केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से तो बहुत सारी संबंधित क्षमता पड़ी है, लेकिन उसने ये कहा है कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से संबंधित रोग है जिसमें जिसे दिव्यांगता के रूप में स्वीकार अब किया गया है, तो वह है पार्किंसंस डिसीज, पार्किंसंस डिसीज, ठीक है, पार्किंसंस रोग, ठीक है। इसको मैंने अभी आपको डिटेल क्लास नहीं करी है इसकी, पार्किंसंस का भी एक लेक्चर क्लास करेंगे जिसमें हमें समझ आ जाएगा कि क्या है, लेकिन ये है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट देखिए दोस्तों 253, भाषा का विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है, किसका मत है, भाषा का विकास मानव चिंतन के स्वभाव को, यानी कि जो भाषा का विकास होता है वह मानव चिंतन, यानी कि मनुष्य जिस चिंतन को करता है उस चिंतन का स्वभाव बदल देता है, मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है, तो ये वाइगोत्स्की ने कहा है, नोट कीजिए, वाइगोत्स्की, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट देखिए 254,
और 14 प्रकार के संवेगों की संख्या किसने दी है? यह प्रश्न आ सकता है कि 14 प्रकार की संवेगों की संख्या किसने दी है, किसने 14 प्रकार की संख्या को बताया है, या संवेगों की संख्या कितनी है? तो संवेगों की कितनी संख्या है? 14 प्रकार की है। और तो ये किसने दी है दोस्तों? मैकड्यूगल ने, मैकड्यूगल। ठीक, नेक्स्ट देखिए ब्रूनर ने 255, ब्रूनर ने अपना संज्ञान संबंधी अध्ययन सर्वप्रथम किस पर किया था? तो ब्रूनर ने अपना संज्ञान संबंधी अध्ययन सर्वप्रथम दोस्तों प्राणों पर किया था। ठीक, नेक्स्ट देखिए दोस्तों 257, श्रवण नहीं 256 देखिए पहले, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत कब और किसने दिया? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत हमें पता है कि किसने दिया है, ज्यादातर मेरे सभी दोस्तों को पता होगा कि सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया है। ठीक है, तो ये अल्बर्ट बंडूरा ने दिया है, लेकिन कब दिया है? तो दोस्तों ये सामाजिक अधिगम का सिद्धांत 1986 यानी कि 1986 में अल्बर्ट बंडूरा ने दिया है। अल्बर्ट इसका पूरा नाम है, बंडूरा हम ज्यादातर यूज करते हैं, या हमने लिखा हुआ देखा है अल्बर्ट बंडूरा, बंडूरा। उसके बाद देखिए दोस्तों 257, श्रवण पठन लेखन आदि किस उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं? अब देखिए क्वेश्चन कैसे घुमा के पूछा है आपसे। अब ये देखिए श्रवण क्या है? श्रवण करना एक क्या है? किसके लिए एक कौशल है? पठन यानी कि पढ़ना भी एक कौशल है, लेखन भी एक कौशल है। कौशल के रूप में सीखते हैं ना, सुनना, पढ़ना, लिखना। ठीक है, ये कौशल है दोस्तों। तो किस उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं? इनका उद्देश्य क्या है? तो इनका उद्देश्य है कौशलात्मक उद्देश्य, यानी कि इन कौशलों को विकसित करने का उद्देश्य है। तो ये किस उद्देश्य के अंतर्गत आएंगे? कौशलात्मक उद्देश्य, कौशलात्मक उद्देश्य। ठीक, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, शागोबाज पढ़ना किस प्रकार के छात्रों में यह समस्या पाई जाती है? एक चीज और यहाँ क्वेश्चन में दोस्तों आपको ये चीज दिख रही है ना, इसकी जगह आपको ये एग्जांपल भी आ सकता है। ठीक, इसकी जगह आपको ये भी देखने को मिलेगा, बी को डी। ठीक है, इस तरीके से आपको ये देखने को भी मिलेगा। ठीक है, और आपको ये देखने को भी मिलेगा। तो ये किस प्रकार के छात्रों में यह समस्या पाई जाती है? ठीक है, अब यहाँ पर किस प्रकार के छात्रों पे पूछा है। अगर यहाँ पर किस ये पूछा जाता है ये पढ़ना किस विकार से संबंधित है, तो आप उस विकार को बता सकते थे डिसलेक्सिया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पूछा है आपसे कि पढ़ना, ये पूछा था ना। ठीक है, किस प्रकार के छात्रों में यह समस्या पाई जाती है? तो ये समस्या पाई जाती है अधिगम अक्षमता वालों में, अधिगम असक्षम छात्रों में। ठीक, उसके बाद देखिए दोस्तों 259, गेट्स के अनुसार सीखना क्या है? अब देखिए अनुसार जहां शब्द लग जाता है तो वहां का मतलब हो जाता है डिफाइन करना, डेफिनेशन करना उसके अनुसार। क्योंकि जब हम किसी भी चीज की या किसी भी कंडीशन की या किसी भी स्थिति की कोई भी परिभाषा देते हैं हम किसी भी कॉन्सेप्ट की दोस्तों, तो हम कहते हैं कि इसके अनुसार, गेट्स के अनुसार, मैकड्यूगल के अनुसार, जीन पियाजे के अनुसार, वाइगोत्स्की के अनुसार। ठीक है, किसी के अनुसार भी, क्रो के अनुसार, किसी भी के अनुसार, इसका मतलब उसने इन शब्दों को कहा है, उसकी परिभाषा दे रहे हैं। तो यहाँ पर अनुसार शब्द लगा दिया, तो गेट्स के अनुसार सीखना क्या है, यानी कि गेट्स के अनुसार सीखने की परिभाषा क्या है? ये सीखने को क्या कहा है? गेट्स ने कहा है अनुभव द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन सीखना है। ठीक है, तो इन्होंने कहा था कि अनुभव द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है या अधिगम है। उसके बाद देखिए 260, नेत्र की ऑप्टिक नर्वों का कार्य है, यानी कि नेत्र में जो ऑप्टिक नर्वें या नसें होती हैं उनका क्या कार्य है? तो उनका कार्य है दोस्तों नेत्र से मस्तिष्क तक या मस्तिष्क में सूचना पहुंचाना।
सूचना पहुंचाना, क्योंकि हम नेत्र से देखते हैं और नेत्र हमारा तुरंत माइंड को मैसेज करता है ये वस्तु क्या है। हमारा कॉन्सेप्ट कौन क्लियर करता है? आंखें नहीं करती, हमारा मस्तिष्क करता है, क्योंकि हमारी आंखें केवल देख रही हैं और इसको पहचानने का कार्य कौन कर रहा है? हमारा मस्तिष्क कर रहा है। तो जब नेत्र देखती है तो उस मैसेज को जो पहुंचाता है वो ऑप्टिक नर्वे करती है। ठीक है, तो दोस्तों आज भी हमने बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट 20 प्रश्न किए हैं। आज के क्वेश्चन ऐसे है ना दोस्तों, आपको इसमें एक तो कई एक डिसेबिलिटी आपको क्लियर हो रही है, तो आपका इसका एक एक शब्द और एक एक चीज आप इसको नोट कर लीजिए। ऐसा नहीं कि हमें याद हो गया। और जो कि मैंने आपको बताया हीमोफीलिया, थैलेसीमिया और मल्टीपल स्क्लेरोसिस और पार्किंसंस, आप इसको डिटेल में देखिए। ठीक है, और जबकि मैंने केवल पार्किंसंस का अभी मैंने डिटेल क्लास नहीं कराया, इसे जल्दी ही प्रोवाइड करा दूंगी। बाकी हीमोफीलिया, थैलेसीमिया और मल्टीपल स्क्लेरोसिस आप डिटेल में देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे से समझ आएगा। हिंदी में बहुत आराम से समझाया है मैंने, एक बार में समझ आ जाएगा। बाकी आज कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो ही गया है। तो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक करें, अगर वीडियो अच्छी लग रही है दोस्तों लाइक करने ना भूले, लाइक करें, औरों को शेयर करें, सब्सक्राइब कर दे चैनल नहीं कराया अभी तक तो, और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि नेक्स्ट आने वाली क्लास आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू सो मच।